हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 33। तो पहले हम वे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने आपको 32 में दिया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में तलवार श्रेणी के कुल कितने युद्धपोत हैं? 6 हैं। समुद्री अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सागर निधि को किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो 2008 में इसे कमीशन किया गया था। EEZ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसे हिंदी में यहाँ पर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो यह ब्रिटेन के साथ किया था। दोस्तों, अब यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे उनमें से पहला टॉपिक है यहाँ पर ताहो झील अमेरिका। दूसरा रहेगा यहाँ पर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड केरल को दिया गया है, जानेंगे। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये भी जानेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा यहाँ पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना, ये क्या है? इन चारों टॉपिकों में एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर ताहो झील अमेरिका। तो ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका की ताहो झील के जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? तो यहाँ पर क्या है कि ऐतिहासिक रूप से एक यह चक्रीय घटना है जो कि पूर्व की तुलना में अब जल्दी और अधिक बार घटित हो चुका है ये समस्या। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित है। ये नॉर्थ अमेरिका के यदि आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड पर ये लेक स्थित है। यदि हम ताहो झील की बात करें तो ताहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील है, मतलब सबसे डीपेस्ट नंबर की सेकेंड झील है ये। अल्पाइन झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें या जलाशय हैं जो आमतौर पर समुद्र तल या ट्री लाइन से ऊपर होती हैं। यदि हम बात करें ग्रेट लेक्स की तो ग्रेट लेक्स पूर्वी मध्य उत्तरी अमेरिका में गहरे मीठे पानी की झीलें की एक श्रृंखला है, जिसमें सुपीरियर झीलें, मिशिगन झीलें, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो शामिल हैं। मिशिगन झील को छोड़कर अन्य झीलें कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा प्रदान करती है। यदि हम बात करें यहाँ पर जलवायु पर परिवर्तन का प्रभाव कैसे हुआ इन झीलों पर, तो कम बर्फ़ का आवरण होना इसका एक मुख्य कारण रहा है। तो झीलों में कम बर्फ़ के आवरण की स्थिति देखी जा रही है। यदि हवा का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो 1 लाख से अधिक झीलों में बर्फ़ मुक्त सर्दियों का खतरा उत्पन्न हो जाता है। फिर LSWT की भी स्थिति यहाँ पर देखी गई है, वृद्धि की। तो इसकी बात करें अगर हम, तो वैश्विक रूप से झील के सतही जल के तापमान में वृद्धि हुई है, जो हवा के तापमान के रुझान के समान या उससे अधिक वृद्धि होती है। वाष्पीकरण दर में भी वृद्धि होने का इसका कारण देखा गया है। तो बर्फ़ के आवरण, स्तरीकरण, हवा की गति और सौर विकिरण जैसे कारणों का निर्भर क्षेत्रीय विविधताओं के साथ वैश्विक वार्षिक औसत झील वाष्पीकरण दर 2100 से लेकर के लगभग 16% तक बढ़ने का अनुमान है। झील में गर्म मौसम के दौरान अलग और विशिष्ट थर्मल परतों का निर्माण करना ही इस झील का स्थिरीकरण है। झील जल संग्रहण को प्रभावित करना जैसे कारण भी इसके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे कि वैश्विक झील जल स्तर भंडारण जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, लेकिन पर्याप्त क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता और झील के जल भंडारण में भविष्य में होने वाली परिवर्तनों की अनिश्चितता भयावहता की स्थिति को बनी हुई है इसके कारण से। अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड केरल क्या है? तो हाल ही में केरल ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड को जीता है। यह पुरस्कार आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, जिसके मंत्री यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी हैं। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कोच्चि शहर को कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो जैसे कार्यक्रमों और ई-मोबिलिटी जैसे कार्यान्वित परियोजनाओं की परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने में कोच्चि ओपन मोबिलिटी नेटवर्क के गठन ने भी इसकी मदद की है, जिससे विभिन्न परिवहन सुविधाओं को डिजिटल और एकीकृत किया गया है। यदि हम बात करें यहाँ पर सतत परिवहन के बारे में, तो सतत परिवहन ऐसे साधन को संदर्भित करता है जो हरा होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए एक कम नुकसानदायक होता है तथा हमारी वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को संतुलित करता है। सतत परिवहन के उदाहरणों में पैदल चलना, साइकिल चलाना, पारगमन, कारपूलिंग
कार साझा और यहाँ पर ग्रीन व्हीकल्स आदि शामिल हैं। इसके लाभ की बात करें तो वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ साथ इसमें अलग अलग प्रदूषणों का उत्सर्जन करने वाले वाहनों को कम प्रदूषित का उत्सर्जन करने वाले वाहनों में बदला जाता है और सामान्यतः प्रति व्यक्ति के आधार पर कम प्रदूषण का उत्सर्जन करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करता है। ये तो कम वाहनों से अधिक लोगों के आवागमन से सार्वजनिक परिवहन द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, क्योंकि निजी वाहन की तुलना में सार्वजनिक परिवहन प्रति यात्री मील ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करता है। यदि हम बात करें यहाँ पर भीड़ भाड़ को लेकर के कम करना, इसका कारणों में भी देखा जाता है तो कॉम्पैक्ट विकास के सुगम बनाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन तथा सार्वजनिक परिवहन द्वारा सड़कों पर भीड़ भाड़ और यातायात को कम किया जा सकता है। सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करने और यातायात को सुगम बनाकर उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने में सहयोग करता है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है और इसका कारण यह है कि ये स्थायी पारगमन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को कम करता है। परिवहन के स्थायी साधन जैसे बाइक चलाकर और पैदल चलना आदि से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य होने के साथ साथ ये यात्रियों को शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं, चुस्त करते हैं, जिससे उनके साथ ही जो समुदाय होते हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और मिलता रहता है। यहाँ पे हमने एक शब्द यूज़ किया है ई मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रो मोबिलिटी में इलेक्ट्रॉनिक कारों के साथ साथ ई बाइक्स का पैडलेक, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक, ई बाइक बसों, ई ट्रकों आदि का उपयोग करना शामिल है। ई ट्रकों या ई लगाने से मतलब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोमोबिलिटी को एक सामान्य विशेषता यह है कि यह पूर्णतः या आंशिक रूप से विद्युत से संचालित होने के साथ साथ ऊर्जा भंडारण के साधन होते हैं और अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पावर ग्रिड से प्राप्त करते हैं। ई मोबिलिटी से स्थानीय वायु प्रदूषकों का शून्य या अल्ट्रा ला टेल पाइप उत्सर्जन के साथ साथ बहुत कम शोर होता है और खासकर देशों में मोटर वाहन क्षेत्र के लिए सबसे नवीन समूहों में से एक होने के कारण आर्थिक और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर निवेश या को आकर्षित करने में ये मदद करते हैं। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है दोस्तों, अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो DRDO द्वारा भारत सरकार के लिए एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की गई है। अगर हम बात करें DRDO की, तो DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान और विकास विंग है, जिसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाना होता है। यदि हम बात करें डिज़ाइन और विकास की, तो DRDO का वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADI, यदि ADI के बारे में बात करें तो ADI DRDO के तहत एक प्रमुख वैमानिकी प्रणाली डिज़ाइन प्रयोगशाला है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहनों और वैमानिकी प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के डिज़ाइन व विकास में शामिल होता है। ये उसके लिए कार्य करता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है, जो कि सबसोनिक गति से लंबी उड़ान भर सकता है। यह मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर FCC के साथ नेविगेशन के लिए MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम आधारित जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये इसको पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है और उनका चेक आउट लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन GCS का उपयोग करके किया जाता है। उपयोगिता की बात करें इसका हम, तो इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। यह हथियार और प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक वास्तविक खतरा परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें और कौन कौन से प्रोग्राम रन किए गए हैं DRDO के द्वारा हालिया घटनाक्रम में, तो सितंबर 2021 में DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश मिसाइल आकाश प्राइम के नाम से एक नए संस्करण का परीक्षण किया है। जुलाई 2021 में DRDO ने आकाश NG एक नई पीढ़ी का मिसाइल है और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया है। जुलाई 2021 में DRDO द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P जिसे प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। फरवरी 2021 में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुव शस्त्र का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अक्टूबर 2020 में डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसे स्मार्ट का नाम दिया गया था, का सफल उड़ान का परीक्षण किया था। अगला टॉपिक जो है वो है यहाँ पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना। ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना क्या है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना नामक भृंग की एक नई प्रजाति को ढूंढ निकाला है। तो एक प्रजाति ढूंढी गई है, उसी का नाम रखा गया है यहाँ पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना। यह एकमात्र कीट प्रजाति नहीं है जिसका नाम कोरोना महामारी के नाम पर रखा गया है। अप्रैल 2021 में कोसोवा में कैडिस फ्लाई कीट की एक नई प्रजाति खोजी गई थी, उसका नाम भी पोटामिलोफेलेक्स कोरोना वायरस रखा गया था। यदि हम बात करें इस जीव के बारे में, इस कीट के बारे में, तो इसका नाम महामारी पर रखा गया है, जो इस परियोजना पर कोविड-19 महामारी के बड़े प्रभाव को दर्शाता है। शोधकर्ता पिछले 15 वर्षों से इस जीनस का अध्ययन कर रहे थे और कोविड-19 महामारी के कारण इसके अध्ययन में देरी हुई है। ट्रिगोनोप्टेरस भारत, ऑस्ट्रेलियाई, मलेशियाई द्वीप समूह में थूथन वेविल्स क्रिप्टोनोरिन्सिने का एक हाइपरडाइवर्स जीनस है जो कि उड़ने में सक्षम नहीं है। वेविल्स को अक्सर फ्लरबग कहा जाता है, जो एक प्रकार से भृंग होते हैं जिनकी लंबी थूथन होती है, जैसा कि आप इस कीट को देख रहे हैं। जीनस ट्रिगोनोप्टेरस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले देखा गया और सुलावेसी में खोजे जाने से पूर्व यह न्यू गिनी में भी देखा गया था तथा पश्चिम में सुंडालैंड, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है, पर भी फैल गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सुलावेसी द्वीप। तो सुलावेसी द्वीप जो है वो इंडोनेशियाई द्वीप समूह का एक हिस्सा है। यह इंडोनेशिया के 4 ग्रेटर सुंडा द्वीपों में से एक है। यह 4 अलग अलग प्रायद्वीपों वाला एक विशिष्ट आकार का द्वीप है, जिनके आसपास 3 खाड़ियाँ, उत्तरी पूर्व में टेमिनी सबसे बड़ा, पूर्व में टोलो और दक्षिण में बोन है। द्वीप समूह में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी के द्वीप हैं। इस द्वीप पर कुछ सक्रिय ज्वालामुखी है और द्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में समतल मैदान है जहां चावल उगाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट रांतेकोम्बोला या मारियो है, जिसकी ऊंचाई यहां पर 11,335 फीट की है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए, उन 4 टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इन सभी सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर, ताहो झील किस देश में स्थित है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? रक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट का पूरा नाम क्या है? सुलावेली द्वीप समूह किस देश में स्थित है? माउंट रांतेकोम्बोला या मारियो की ऊंचाई कितनी है तथा यह किस द्वीप पर स्थित है? चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।